हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एक और क्लास में हैं और आज की क्लास है आपका पार्ट बी, बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट और उसका आपका पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट ए हमने किया था लास्ट क्लास में, हमने 25 क्वेश्चन किए थे जो हमारे इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। और अब पार्ट बी है जो हमारे जो क्वेश्चन में 11 to 15 के लिए, जो आज हमारे जो मेन क्वेश्चन है, जो टोटल 9 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए हमारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। कि आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है ना, मांग वक्र है, बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुकता है। ठीक है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है, देखो आपका जो डिमांड कर्व है ये नीचे क्यों जाता है। ऐसा ये इस तरीके से डिमांड कर्व होता है आपका, ये होता है y, यहाँ होता है x, ये होता है क्वांटिटी और यहाँ क्या होता है हमेशा प्राइस। तो देखना ये आपका जो डिमांड कर्व है ये आपका हमेशा नीचे की ओर क्यों झुकता हुआ होता है। तो बेसिक से है कि आपको इसके 4 रीज़न देने हैं, बिल्कुल साधारण से। कितने रीज़न देने हैं आपको? 4। सबसे पहला जो रीज़न होता है, यहाँ देखो, सबसे पहले रीज़न में लॉ ऑफ क्या है, डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ क्या है आपका? डिमिनिशिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। ठीक है, और दूसरा आपका कारण होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। दूसरा कारण क्या होता है आपका? प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा होता है आपके पास यहाँ इनकम इफेक्ट और चौथा होता है आपके यहाँ न्यू बायर्स एंड आप यहाँ ओल्ड बायर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चार ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है, मोस्ट ऑफ आपका डिमांड कर्व ऐसे नीचे की ओर जाता है। तो 4 कारण है। तो पहला कारण क्या है बेटा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मीनिंग क्या होता है सर? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जो गोसेन का फर्स्ट लॉ था। और गोसेन का फर्स्ट लॉ में था, इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु या सेवा का आप जब लगातार प्रयोग करते रहते हो, लगातार यूज करते रहते हो उसको, तो उससे प्राप्त जो उपयोगिता है वो आपकी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। देखो वापस सुनो, मैंने आपको सिंपल सा क्या बोला कि किसी वस्तु या सेवा की जो आप उसका प्रयोग है क्या करते रहते हो, लगातार ज़्यादा करते रहते हो, तो फिर उससे प्राप्त जो उपयोगिता है वो क्या होती रहती है? आपकी कम होती रहती है। तो उसको कहा जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और अब बताओ, अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत सारी आ गई और अब आपको उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो ऑफकोर्स आप उसको कम कीमत पर ही खरीदना चाहोगे। अगर कीमत ज़्यादा हुई तो आप इसको नहीं खरीदोगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास बहुत सारे पेन पड़े हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे पेन पड़े हैं, तो आपकी उपयोगिता क्या हो गई? अब इसकी कम हो गई, क्योंकि पेन आपके पास क्या पड़े हैं बेटा? बहुत सारे। अगर आपको कोई पेन बहुत सस्ती रेट, 1 रुपए की रेट पे पेन देगा तो ही आप क्या करोगे? खरीदोगे, नहीं तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तब खरीदोगे। तो ये पहला ये होता है कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। फिर दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन का प्रभाव। ये टॉपिक हमने लास्ट हमारी कल क्लास में पढ़ा था, स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु पढ़ा था ना, कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता हो, उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी। तो चाय की कीमत बढ़ने से या कम होने से, या फिर कॉफी की कीमत बढ़ने या कम होने से दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, या घट जाती है। तीसरा इफेक्ट आपका होता है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ गई, किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ गई तो क्या होता है कि आपकी जो वास्तविक आय है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर किसी वस्तु की कीमत घट गई तो आपकी वास्तविक आय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगला क्या है? न्यू बायर्स एंड ओल्ड बायर्स ही लिख दो, और इनके साथ साथ और क्या आ जाएगा? सेलर्स। चलो बायर्स ही लगा दो। न्यू बायर्स एंड क्या है आपका? ओल्ड बायर्स। कि जब किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो पता है सिंपल सा क्या होता है कि
पुराने जो कस्टमर है वो तो आएंगे ही, उसके साथ साथ वो नए कस्टमर को भी लेके आता है। तो न्यू बायर्स का केस ये होता है कि कीमत कम हो जाने से उसके न्यू बायर्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु की कीमत क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नए बायर है वो तो नहीं आएंगे, उल्टा जो ओल्ड बायर थे, मतलब ओल्ड जो खरीदार थे वो भी, पुराने खरीदार है वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो ये होते हैं 4 कारण। बताओ कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, आपका जो ऊपर से लेकर नीचे की ओर जो झुकता है उसके कितने कारण होते हैं, 4। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा इनकम इफेक्ट और चौथा न्यू बायर्स एंड, ठीक है, ओल्ड बायर्स। चलो आपके इसके नोट्स मैंने आपको पहले बता दिया, आपको इसके नोट्स एज ए पीडीएफ मिल जाएंगे, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके चलो आ जाओ। सेकंड, औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध। अब औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को क्या करते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं। अरे डिफरेंस नहीं पूछा उन्होंने, रिलेशनशिप पूछा है कि अगर एक एक्टिविटी इसकी ऐसी होती तो दूसरे पे इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, ये लो, ये यहाँ पर मैंने y लिखा, फिर कॉस्ट लिखी और यहाँ पर लिखा मैंने क्वांटिटी। तो ये आपका जो डायग्राम है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, MC कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चलो इसको आप एक काम करो, इसको MC ले लो और ये ले लो आप इसका AC। ये इक्विलिब्रियम होता है, E होता है। चलो देखो रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड क्या है, MC, यानी औसत लागत और सीमांत लागत में दोनों में संबंध क्या है। देखो बहुत शॉर्ट में मैं आपको सीधा बताता हूँ, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, फिर मेरे नोट से पढ़ लेना, आपको वहाँ याद हो जाएगा कि अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट, आपकी क्या हो बेटा, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, कम है। किससे कम है, एवरेज कॉस्ट से। सर ये वाली जो लाइन है वो मार्जिनल कॉस्ट की जा रही है और ये वाली लाइन जो किसकी जा रही है, एवरेज कॉस्ट की। तो बताओ दोनों में से ऊपर कौन है, एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब आपका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कम है। तो इससे रिजल्ट क्या होता है कि इससे ये रिजल्ट होता है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है ना। एवरेज कॉस्ट है जो वो क्या होती है, घटती हुई होती है। देखो रिजल्ट दिख रहा ना कि इस वाले ब्लॉक, इस वाले केस में कि एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। जब MC कम होता है और AC जब ज़्यादा होता है तो AC क्या होता है, घटता हुआ होता है। दूसरा, जब MC AC की क्या होता है, बराबर, यानी एक दूसरे को कट करते हैं, तो वहां पर आपकी जो AC होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 यानी शून्य हो जाती है, ठीक है। शून्य नहीं कह सकते तो चलो ये ले लो, इक्वल हो गए तो चलो इक्वल टू 0 ही होता है, बट यहाँ पर आप ये ले सकते हो कि न्यूनतम हो जाती है। न्यूनतम का मतलब हो गया मिनिमम, ठीक है भाई, न्यूनतम हो जाती है यानी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। चलो यहाँ ध्यान से समझना। और फिर तीसरा ये होता है कि आप तीसरे के केस में मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट आपकी क्या है, कम है। तो इस केस में AC क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। AC होती है बढ़ती हुई। तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपको रिलेशनशिप करना हो बिटवीन किसके अंदर, AC एंड MC के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करो, कोई भी रिलेशनशिप पूछे तो आपको पहला काम तो क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और दूसरा काम क्या करना है कि आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है, घटती हुई AC MC, ठीक है, जब बढ़ती है घटती है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपका 3 का क्या है पॉइंट, इन डिफरेंस प्रोडक्शन कर्व, यानी समो उत्पाद वक्र। ये सेम टू सेम कल हमने पढ़ा था, उदासीनता वक्र, आई थिंक पढ़ाया होगा आपको। देखो हाँ, उदासीनता वक्र क्या होता है, यह देखना, सीधा वहां उदासीनता वक्र था और यहाँ पर क्या है, समो उत्पाद वक्र। और समो उत्पाद वक्र या उदासीनता वक्र बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, दोनों के डायग्राम के पोर्शन सेम होते हैं, बस वो क्या होता है, एज ए कंज्यूमर होता है, उपभोग होता है, और ये एज ए प्रोडक्शन होता है, तो ये एज ए उत्पाद होता है। इसलिए इसको इन डिफरेंस प्रोडक्शन कर्व बोलते हैं, IPC बोलते हैं। चलो अब सुनना, अब यहाँ पर सीधा कि आपके पास डेफिनेशन लिखने के लिए क्या होता है, साधन, और यहाँ पर उत्पादन मात्रा। तो ये 2 बातें आपको बहुत दिमाग में रखनी है। और एक तीसरी बात होती है विकल्प। तो इन तीनों से डेफिनेशन कैसे बनेगी कि 2
साधनों के, क्या बोला मैंने, दो साधनों के ऐसे विभिन्न विकल्पों या संयोगों का बिंदुपथ, दो साधनों के ऐसे विभिन्न विकल्पों या संयोगों का बिंदुपथ जिससे एक उत्पादक को समान उत्पादन मात्रा प्राप्त होती हो। वापस बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने आपको कि दो साधनों के ऐसे विभिन्न विकल्पों या संयोगों के बिंदुपथ जिससे आपको एक उत्पादक को उत्पादन मात्रा एक समान प्राप्त होती हो, उसको क्या कहते हैं, आपका इनडिफरेंस प्रोडक्शन कर्व कहते हैं। कि कोई भी दो साधन लो तो दोनों मिलकर जब भी काम करेंगे वो, ठीक है, तो आपको हम उत्पादन की मात्रा हमेशा क्या होगी, एक जैसी ही होगी, चाहे कभी वो एक साधन कम हो चाहे दूसरा साधन ज्यादा हो, कोई मैटर नहीं करेगा। क्लियर है क्या आपको? चलो ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, अब चौथा क्वेश्चन क्या होता है, देखो चौथे क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय को मापने की कठिनाइयां, मैं आपको बहुत सिंपल एक आध पॉइंट बता देता हूं तो आपको उससे बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर आपको उसमें मेरे नोट्स में वो मिल ही जाएगा वो पूरा का पूरा पॉइंट, तो यहाँ समझना आप। देखो अब राष्ट्रीय आय को मापने की क्या है कठिनाइयां, सीधा सीधा सबसे पहले आपको मैं एक या दो बातें देख लो आप। राष्ट्रीय आय को मापने की कठिनाइयां, पहले तो नेशनल इनकम मैंने आपको कल पॉइंट समझाया था, ठीक है, और नेशनल इनकम वाला जो पॉइंट है, अब उसको जब कैलकुलेट किया जाता है भारत में, जब देश की या किसी भी कंट्री की या किसी भी देश की जब आप राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हो, तो उसको जब ज्ञात करते हो तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आती है सर, ऑफकोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपका दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ड्यूअल कैलकुलेशन, ठीक है, दोहरी गणना यानी डबल कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। दोहरी गणना का मतलब होता है कि आपके यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार की वस्तुओं को सिर्फ राष्ट्रीय आय में वर्गीकरण किया गया है। पहला है एक तो मध्यवर्ती वस्तु और दूसरा क्या है आपका अंतिम वस्तु। तो राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तु को ही शामिल किया जाता है। अगर मध्यवर्ती वस्तु शामिल कर दी तो फिर वो बनने के बाद वापस क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ क्या शामिल करना होता है, अंतिम वस्तु को ही शामिल करना होता है, ठीक है। और दूसरा एक बहुत सिंपल सा कारण होता है कि बहुत सारे आज भी देश में ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम हो गया, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को का लेन देन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना। तो इस वजह से राष्ट्रीय की कैलकुलेशन करने में ये परेशानी आ जाती है कि राष्ट्रीय की कैलकुलेशन तो सिर्फ मुद्रा के द्वारा ही संभव है, वस्तु विनिमय प्रणाली का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं किया जा सकता आपका। तो ये कहलाती है राष्ट्रीय आय की विभिन्न को राष्ट्रीय की मापने की कठिनाइयां। पांचवा पॉइंट आपके लिए क्या है, मांग निर्धारक तत्व, ठीक है। मांग निर्धारक तत्व यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ क्या है, डिमांड। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी वस्तु या सेवा की मांग को निर्धारित करने के लिए, किसी भी वस्तु या सेवा की मांग को निर्धारित करने के लिए जो तत्व आते हैं उनको मांग निर्धारक घटक कहा जाता है। एक एक के बारे में बेसिक सा पढ़ेंगे हम। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा डिमांड ऑफ एक्स, किसी भी एक्स क्वांटिटी की हम डिमांड करते हैं तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे पी एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मॉनेटरी इनकम ले लिया, और मैंने यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन ले लिया, और फिर मैंने यहाँ पर हैबिट ले ली, ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने चलो ये कुछ पॉइंट हैं, अब 3-4 पॉइंट बताते थे आपको कि जैसे मांग को निर्धारित करने के लिए ऐसे कौन से घटक, मतलब ऐसे कौन सी सिचुएशन स्थितियां हैं जिससे आपकी किसी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है कि इतनी मांग मेरे को इस वस्तु की करनी है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल कि आप आकर्षित हो जाते हो। अगर किसी वस्तु की जो प्राइस है वो बढ़ गई तो फिर ऑफकोर्स इसकी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको लॉ ऑफ डिमांड में बताया था मैंने। और अगर किसी वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, तो ऑफकोर्स उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला डिटरमिनेंट, पहला निर्धारक तत्व ये होता है। दूसरा, अगर किसी क्या हुआ कि किसी उपभोक्ता की मौद्रिकाई बढ़ गई तो ऑफकोर्स उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मौद्रिकाई कम हो गई तो ऑफकोर्स इसकी मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी, समझ आ गई बात को, बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, कम हो गई तो ये भी मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हैबिट, अगर किसी की हैबिट है
तो फिर इसका मतलब है जैसे डेली सबकी चाय पीने की हैबिट होती है, तो फिर ऑफ कोर्स क्या होगा, कुछ भी हो जाओ उसकी मांग की कीमत कितनी भी बढ़ो कितनी भी घटो उसके कोई फर्क नहीं पड़ना, उसकी मांग ऑफ कोर्स क्या होगी बेटा, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि उसको उस चीज़ की क्या हो गई, आदत हो गई। तो कुछ ऐसे 5-6 कारण होते हैं, ठीक है, 5-6 ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, तो वो कहलाता है मांग के निर्धारक तत्व। छठा पॉइंट आपका क्या है, पूर्ति का नियम। अब पूर्ति का नियम हमने कल लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो यहाँ पूर्ति का नियम क्या होता है, देखो आपको सिंपल सी बता दें कि मांग का नियम आपका कुछ इस तरीके से होता है जिसमें क्या है कि नेगेटिविटी चलती है, ठीक है, स्लॉप डाउनवर्ड चल रहा है, लेकिन ये स्लॉप क्या होता है, अपवर्ड चलता है, ये अपवर्ड चलता है, ये बढ़ता है उल्टा। तो लॉ ऑफ सप्लाई होता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वो उस वस्तु की पूर्ति को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। वस्तु की कीमत अगर कम हो गई तो उस वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के साथ चलता है, तो पॉजिटिविटी रहती है यहाँ पर, तो इसलिए इसका सप्लाई कर्व हो जाता है आपका कंटिन्यू इंक्रीज, और डिमांड कर्व इसलिए क्या होता है आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज। तो कुछ इस तरीके से आपको ये हाँ देखना होता है। ओके, चलो आगे देखो, मिल जाएगा आपको नोट्स में, मिल जाएगा ये। यस, छठा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कुल उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध बताने होते। मैंने आपको बताया देखो रिलेशनशिप है, संबंध है, तो आपको क्या सिखा रखा है कि यहाँ पर डिफरेंस नहीं मानना, आपको अंतर नहीं समझना है इनका, ये बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ एक सिंपल सा ये डायग्राम बनाया, ठीक है, और ये एक और डायग्राम बनाया, इसका एक बड़ा टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी इसको ऐसे नॉर्मली टेम्पररी पढ़ता है। तो ये टीपी यहाँ ये तेजी से बढ़ रहा था, तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया, यहाँ पर ये गिरने लग गया और ये क्या हो गया, एनपी। तो अब रिलेशनशिप कैसे दोगे, देखो सबसे पहला पॉइंट, जब आपका टीपी क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से होता है, यानी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो एमपी भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और जब आपका टीपी बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हो, कौन सी रेट से बढ़ता हो, डिक्रीजिंग रेट से, तो एमपी क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। और जब आपका टीपी क्या होता है, मैक्सिमम, टीपी मतलब कुल उत्पादन है ना, यहाँ पर ये कुल उत्पादन जब क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो उस समय एमपी जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका 0। और जब आपका टीपी क्या होता है, नीचे गिरने लग जाता है, तो एमपी क्या हो जाता है, 0 से भी छोटा जाता है, एमपी बिल्कुल माइनस में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, माइनस में चला जाता है। क्लियर है क्या, चलो देखो 0 से बड़ा ही होता है यहाँ पर दोनों सिचुएशन में, बस क्या फ़र्क होता है कि ये इंक्रीज होता है और ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है। तो 4 ऐसे आपको रीज़न लिखने होते हैं। सबसे पहला रीज़न बताओ कि टीपी बेटा बढ़ता हुआ होगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, एमपी भी बढ़ता हुआ होगा, बट कारण क्या है कि वो 0 से बड़ा होगा। टीपी अगर क्या होगा, बढ़ता हुआ होगा डिक्रीज की रेट से, ठीक है, घटती हुई दर से, तो एमपी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वो घटने लग जाएगा, और 0 से तो कम है, 0 से तो ऑफकोर्स थोड़ा सा 0 से ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर तीसरा, टीपी अगर मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या हो जाता है, 0, और टीपी अगर कम हो जाएगा तो एमपी क्या हो जाएगा, 0 से, सिंपल सी बात बोलते हैं, 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये 4 ऐसे कारण है आपके पास। चलो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और कुल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मैंने आपको सिखाया था कि जिसमें कीमत फिक्स होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम, औसत एवं सीमांत आगम। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कि ये तीनों डायग्राम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, देखो बहुत आसान सी भाषा है, सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ये होता है आपका, ये तो होता है एवरेज रेवेन्यू, और ये क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। एआर और एमआर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और ये दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, प्राइस के इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कीमत फिक्स होती है, इसलिए कीमत स्थिर रहती है, इसलिए यहाँ पर औसत आगम और सीमांत आगम एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और तीसरा जो डायग्राम होता है वो टीआर या कंटिन्यू एक ही सीट से बढ़ता रहता है, कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ पर कीमत में कभी यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखता ही नहीं है, फ्लक्चुएट होती नहीं है कीमत बिल्कुल क्या है, फिक्स है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो हमारी गाड़ी है ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जाएगी,
क्लियर है? ये है आपका पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। के लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन यानी मांग नियम के अपवाद, ऐसे कौन से नियम है जिसकी वजह से मांग का नियम वहां पर लागू नहीं होता? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मुझे मांग का नियम पता होना चाहिए। तो मांग का नियम होता है कि dx और ये क्या है px। सुनना यहाँ पर, अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसका एक्सेप्शन क्या कहता है? देखो एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। कीमत बढ़ेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत कम हो गई तो मांग भी क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये इसके अपोजिट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इसके ये अपोजिट काम कर रहा है। तो ये कहलाता है एक्सेप्शन। क्या कहलाता है? ये बेटा आपका एक्सेप्शन कहलाता है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे कारण है? पहला तो होता है गिफिन की वस्तुएं। गिफिन की वस्तुएं होती है जो ऐसी घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती है जिसमें ये मांग का अपवाद कहलाता है। और दूसरा ऐसा कारण होता है कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, लाइक यहाँ पर जैसे आप ले लो ज्वेलरी ले लो, जो हीरे जवाहरात, बहुत सारे ऐसे जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं जिनको क्या होता है कीमत अगर बढ़ेगी तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने के लिए करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारण है कि उपभोक्ता की अज्ञानता, उपभोक्ता को पता ही नहीं है कि यहाँ पर किस वस्तु की प्राइस क्या है, जो वो बोलते हैं वो दे के आ जाते हैं। समझ आ गई आपको बात? तो ये थे हमारे आज के टोटल 9 पॉइंट, जिनके क्वेश्चन के पूरे आपको आंसर्स बाकायदा मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आप इसको देखिएगा अच्छे से। ऑल द बेस्ट।